बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम लोग कॉम्प्लेक्स ग्रुप के बारे में बात करेंगे। कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट और इनकम स्टेटमेंट के रेफरेंस में हम पहले दो कंपनीज का पेरेंट और सब्सिडरी की बैलेंस शीट और इनकम स्टेटमेंट कंसोलिडेटेड कैसे बनती है ये सीख चुके हैं। आज हम देखेंगे कि अगर किसी ग्रुप में एक से ज़्यादा कंपनीज इन्वॉल्व हैं तो उनके बारे में हम क्या कर सकते हैं, उनको किस तरह से कंसोलिडेट करेंगे। वैसे तो हम लोग ये बात पहले भी पढ़ चुके हैं कि एक पेरेंट कंपनी होती है और उसकी एक सब्सिडरी कंपनी होती है, और अगर सब्सिडरी कंपनी की आगे भी एक सब्सिडरी कंपनी हो तो हम उसे सब सब्सिडरी कंपनी कहते हैं। यहाँ पे जो दरमियान वाली कंपनी है जो डायरेक्ट हमारी सब्सिडरी है उसे हम इंटरमीडिएट कंपनी कहते हैं। तो ये हमारे पास आइडिया तो ऑलरेडी मौजूद है, हमने ये डिस्कस किया हुआ है। लेकिन अब हम देखेंगे कि अगर कॉम्प्लेक्स फॉर्म में आ जाए, कॉम्प्लेक्स फॉर्म में हम इस तरह कहते हैं, दो तरह से हमारे पास कॉम्प्लेक्स ग्रुप हो सकते हैं। एक वर्टिकल फॉर्म में हो सकता है और एक डी शेप हो सकता है। हमारे पास इस वक्त जो यहाँ पर है ये वर्टिकल फॉर्म में है। वर्टिकल फॉर्म में इस तरह से कि H has bought some shares of S and it becomes a subsidiary of H. H is parent, S is subsidiary, and now S has some shares in T. So in the case of S and T, S is a parent company and T is subsidiary of S, right? लेकिन अगर हम इसको तरतीब में देखें तो H के पास S के शेयर्स हैं और S के पास T के शेयर्स हैं। इसका मतलब है कि S की जो 60% इन्वेस्टमेंट है T में, उस 60% का 75% बिलोंग्स टू H। क्यों? क्योंकि H की S के अंदर 75% इन्वेस्टमेंट है। तो इसका मतलब है कि S की जहां जहां इन्वेस्टमेंट होगी उसका 75% बिलोंग्स टू H। तो अब S की 60% इन्वेस्टमेंट है T में, तो इसका मतलब है कि इस 60% का 75% बिलोंग्स टू H। सो इनडायरेक्टली, राइट, H has direct rights in S and indirect share in T. H has direct share in S and indirect share in T via S। ये बात समझ आ गई है? अब हम इसको देख भी लेते हैं यहाँ पे लिखा क्या हुआ है। मेरे ख्याल से जो मैंने आपको बताया वही लिखा हुआ है, और इसको हम कहते हैं वर्टिकल ग्रुप बिकॉज इट मेक्स अ शेप ऑफ वर्टिकल, इट इज इन वर्टिकल, राइट। सो ये बहुत सिंपल सी बात है, ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। ओके, अब हम देखते हैं जी, जो मैंने आपसे सेकंड का डी शेप। डी शेप में जी हमारे पास ये है, हमारे पास डी शेप। डी शेप में हम कहते हैं H has some shares in S and S has shares in T and H also has shares in T। ये D की शेप बनती है तो हम इसे D शेप भी कहते हैं, ठीक है, D शेप कॉम्प्लेक्स ग्रुप। तो H has some shares in S, so S becomes subsidiary of H, then S has some shares in T, so इसका मतलब है कि via S H has some indirect shares in T, यानी कि इस 20% का 60% बिलोंग्स टू H, राइट, क्योंकि H का 60% शेयर है इन S। और फिर H has डायरेक्ट शेयर इन T विच इज 40%, ठीक है, यानी कि H का डायरेक्ट शेयर T के अंदर 40% है और इनडायरेक्ट वाया S 20 का 60%, ठीक है, रफली हम कहते हैं कि 13% है, ठीक है। सो 13 और 40 इट मेक्स 53, 40% डायरेक्ट इन T and 13% indirect via S in T, so 40 plus 13 it becomes 53। तो हम कहते हैं कि एक है डायरेक्ट और एक है इनडायरेक्ट, सो इट मेक्स अ शेप ऑफ D, तो हम इसे D शेप कॉम्प्लेक्स ग्रुप भी कहते हैं, ठीक है। सो कॉम्प्लेक्स ग्रुप दो तरह के हो गए, एक वर्टिकल हो गया और एक D शेप हो गया। अब हमारे पास पॉइंट है कि जब हम इसको एक्वायर करते हैं तो हमारे पास लाइक H ने S को एक्वायर किया तो किसी सर्टेन डेट पे किया होगा, फिर S ने T को एक्वायर किया तो किसी सर्टेन डेट पे किया होगा। अब मैं आपको बताता हूँ कि अगर H ने S को पहले एक्वायर किया था और S ने T को उस वक्त एक्वायर नहीं किया था, तो इसका मतलब है कि H का कोई इसके अंदर शेयर नहीं है और ना ही S का है। लेकिन अगर ऐसा हो कि S ने
टी को लेट से 1 जनवरी को एक्वायर किया हो और उसके बाद एच ने एस को 1 जून को एक्वायर किया, तो जब एच ने एस को एक्वायर किया इसका मतलब है कि वो ऑलरेडी एस के 60% टी में थे। तो एच ने जब एस का 75% शेयर्स एक्वायर किए, इसका मतलब है कि उसका डायरेक्ट शेयर एस में हो गया 75% और एस का जो टी के अंदर 60% है उसका 75% इनडायरेक्टली एच के पास आ गया। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि जो ये वाली कंपनी है, जो इंटरमीडिएट कंपनी इसको अपनी सब्सिडरी बनाएगी, वो कब एक्वायर हुई? पेरेंट कंपनी के इसको एक्वायर करने से पहले या बाद में? अच्छा, अब यहाँ पे क्या केस है? यहाँ पे केस है कि 1 जनवरी 2011 को एच ने एस को एक्वायर किया और उसके बाद 1 जनवरी 2013 को एस ने टी को एक्वायर किया। ठीक है, तो टी को एच में कब कंसोलिडेट करेंगे? 1 जनवरी से ऑनवर्ड, यानी कि 1 जनवरी 2013 इसकी जब स्टेटमेंट बनेगी 31 दिसंबर 2013 को, तब हम टी को कंसोलिडेट करेंगे। उससे पहले 2011 में और 12 में क्या सिंपल एच और एस की जैसे कंसोलिडेटेड बनती है बिल्कुल वैसे बनेगी। ठीक है, ये बात क्लियर है। और अब हमारे पास सेकंड केस है जी, लाइक हम कहते हैं अब एच ने एस को एक्वायर किया 1 जनवरी 2013 को और एस ने टी को एक्वायर किया हुआ था 1 जनवरी 2012 को, यानी कि एस ने टी को ऑलरेडी एक्वायर किया हुआ था 2012 में और फिर यानी कि एस और टी की कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट बनी थी दिसंबर 2012 में, राइट? उसके बाद 1 जनवरी को एच ने एस को एक्वायर कर लिया, तो अब जब 31 दिसंबर 2013 को जब बनेगी स्टेटमेंट तो वो कंसोलिडेट होगी एच, एस और टी, इन तीनों की। ठीक है, तो कंसोलिडेशन की डेट कितनी कंपनीज की कंसोलिडेशन होगी? 2 की होगी कि 3 की होगी? ये इस बात पे डिपेंड करता है कि आपने ये कंपनी एक्वायर कब की है। मैं वर्टिकल का केस आपको बता रहा हूँ, या इसको आप डी शेप का भी केस समझ लें कि तब डिपेंड करता है कि ये जो तीसरी कंपनी है ना, सब सब्सिडरी, इसको कब एक्वायर किया, इधर एस ने और एच ने। ठीक है, उसी हिसाब से फिर अच्छा ये डेट इंपॉर्टेंट क्यों है? ये डेट इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसी डेट के हिसाब से उस वक्त की रिटेन्ड अर्निंग्स हमने इसकी अपने पास रिकॉर्ड करनी है एसेट स्केड्यूल के अंदर। एसेट स्केड्यूल हम सबसे पहले बनाते हैं ना, फिर उसके बाद गुडविल, एनसीए और रिटेन्ड अर्निंग की कैलकुलेशन करते हैं। तो हम अपने पास लेते हैं 3 तरह की रिटेन्ड अर्निंग: एट द टाइम ऑफ कंसोलिडेशन, एट द टाइम ऑफ एक्विजिशन एंड पोस्ट, व्हिच इज द रिजल्ट ऑफ द कंसोलिडेटेड एंड रिटेन्ड अर्निंग एट द टाइम ऑफ एक्विजिशन। इन दोनों का डिफरेंस होता है पोस्ट एक्विजिशन का। तो हम इसलिए एक्विजिशन का टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम कंसर्न्ड हैं कि ये पहले एक्वायर हुई है कि बाद में एक्वायर हुई है। अभी जब हम क्वेश्चन भी करेंगे तो उसमें इंशाल्लाह ये मजीद क्लियर हो जाएगा। ओके जी, सो दिस वाज द इंट्रो अबाउट द कॉम्प्लेक्स ग्रुप वेरी ब्रीफली, और इसमें जो मैक्सिमम पॉइंट डिस्कस हो सकते थे मैंने कर लिए हैं। बाकी जो पॉइंट आएंगे वो हम आगे जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उसमें भी होंगे। क्वेश्चन सॉल्व करने का या कंसोलिडेशन का कॉम्प्लेक्स ग्रुप में हमारे पास 2 मेथड है, एक डायरेक्ट मेथड है और एक इनडायरेक्ट मेथड है। डायरेक्ट मेथड का मतलब ये है कि हम तीनों कंपनीज को इकट्ठा कंसोलिडेट करेंगे, लाइक हम एच, एस और टी की जब जनवरी 2013 दिसंबर 2013 में जब हम इसकी स्टेटमेंट कंसोलिडेटेड बनाएंगे तो हम एक ही कैलकुलेशन करेंगे गुडविल की, जिसमें एच, एस और टी को इकट्ठा फॉर्मूला लगाकर गुडविल कैलकुलेट कर लेंगे। फॉर्मूला वही है, बस एक आध चीज इजाफी रिपीट होगी, बाकी फॉर्मूला वही है। अच्छा, जब एनसीआर भी कैलकुलेट करेंगे तो एच, एस और टी की इकट्ठी कर लेंगे। जब रिटेन्ड अर्निंग भी करेंगे तो एच, एस और टी की, यानी कि डायरेक्टली एच, एस और टी को इकट्ठा करके डायरेक्टली कर रहे हैं तो ये डायरेक्ट मेथड है। ठीक है, लेकिन अगर हम ऐसा करें कि हम पहले एस और टी को, ये जो टी है ये एस की सब्सिडरी है ना, अगर हम एस और टी की कंसोलिडेशन करें पहले दिसंबर 2013 की तो ये कंपनी बन जाएगी, और फिर इसकी जो कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट एस और टी की, इसको फिर एच के साथ कंसोलिडेट करें। तो हमने 2 स्टेप्स में किया, तो ये इनडायरेक्ट मेथड से 2 स्टेप्स में हमने कंसोलिडेट किया, पहले एस और टी को फिर उसके रिजल्ट को एच के साथ। इसको कहते हैं इनडायरेक्ट मेथड।
ये जो इनडायरेक्ट मेथड है ये सिंपल है एज कम्पेयर टू डायरेक्ट मेथड। क्यों? क्योंकि इसमें कुछ इजाफी बात नहीं है, बिल्कुल वैसे जैसे पहले क्वेश्चंस किए हैं। एस और टी की कंसोलिडेशन, आप एच को भूल जाएंगे, एच एग्जिस्ट ही नहीं करता। एस और टी की कंसोलिडेशन करेंगे बिल्कुल वैसे जैसे रूटीन में करते हैं, वही एसेट स्केड्यूल बनेगा, वही गुडविल, एनसीआई, रिटेन्ड अर्निंग कैलकुलेट होगी, सेम वही चीज है। ठीक है। फिर उसके बाद जब ये कंपनी इसकी कंसोलिडेटेड बन जाएगी बैलेंस शीट एस और टी की, फिर हम भूल जाएंगे कि ये अलहदा भी एग्जिस्ट करते हैं, कोई एस नहीं है, कोई टी नहीं है, एक कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट आ गई, उसको फिर हम एच के साथ कंसोलिडेट करेंगे। फिर वही केस है कि दो कंपनीज है, एक एच है और एक कंसोलिडेटेड, दो बैलेंस शीट्स हैं, उन दोनों के लिए वही वर्किंग एसेट स्केड्यूल, गुडविल, एनसीआई, रिटेन्ड अर्निंग और प्लस आप उनकी कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट बना देंगे। ठीक है। तो ये हमारे पास दो मेथड हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, हम दोनों से करेंगे। पहले हम इनडायरेक्ट मेथड से करेंगे क्योंकि हम वो पहले ऑलरेडी काम कर चुके हैं, बस अब हमने एक क्वेश्चन में दो क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, बस आप ये समझ लें। उसके बाद फिर हम डायरेक्ट मेथड भी इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। आई होप ये आपको क्लियर है।